क्यूज नंबर 7 है आप लोग के सामने। एएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ एंड नर्सिंग ऑफिसर। प्रतिदिन क्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको प्रतिदिन 20-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये 20 क्वेश्चन आपके जीवन में प्रत्येक दिन नए नए ज्ञान को लाता रहेगा नर्सिंग से रिलेटेड। तो जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिशन में, सभी को आपको कवर किया जा रहा है और आप अगर देखते हैं तो आप 2-3 महीना में पाएंगे कि आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज आ गया है क्वेश्चंस का। ओके, तो आपको डेली क्यूज जरूर अटेंड करना चाहिए। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकता है डेली बाय डेली। ओके, चलिए बाकी अगर आप नए स्टूडेंट हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग कोर्स कंप्लीट है, तो आपको इसे शेयर जरूर करना चाहिए अपने सारे ग्रुप में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने में है। मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं प्रश्न पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा, तब तक आप लोग अपना जो है सवाल दाग दीजिएगा, सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा और बताइएगा कि इस 20 में आप कितना जो है सही कर पा रहे हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न है कार्डियक डिजीज मतलब हृदय रोग। ठीक है, शीत रोगी के आहार में मतलब इससे ग्रसित कार्डियक डिजीज से ग्रसित रोगियों के आहार में कौन से खाद्य पदार्थ शामिल नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति है, मरीज है, तो उसको जो है कैसा आहार नहीं लेना चाहिए। पूर्ण दूध से बना पनीर, शराब, तिलहन एवं आहार, उपरोक्त में से सभी। तो साथियों, जो हृदय रोगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने से बचना चाहिए। वैसा भोजन नहीं लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वसा हो। वसा वाला भोजन से बचना चाहिए क्योंकि हार्ट वाला रोगी जो होता है उसको वसा भोजन, तेल वगैरह ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, धूम्रपान से बचना चाहिए। तो इसमें से सभी जो है कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को हानिकारक ही करने वाला है। शराब भी, तिलहन एवं आधार, ये क्या होता है आपका, ये फैट बढ़ाता है और पूर्ण दूध से बना पनीर ये भी फैट बढ़ाता है। तो यह कार्डियक डिजीज वाले को फैट से तो एलर्जी ही होता है, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर का देखिएगा क्वास्कियोर के। ठीक है, क्वास्कियोर के क्या है, टाइपिंग मिस्टेक देखिए कितना होता है। ठीक है, क्वास्कियोर के यहाँ पे पहला पूछा है कि क्वास्कियोर के मरीजों में, ठीक है, क्वास्कियोर के मरीजों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, क्वास्कियोर के थानों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, चलिए वेट लॉस, फैटी लिवर, चेंजेज इन स्किन एंड हेयर, एडिमा मतलब क्वास्कियोर के मरीजों में कौन सा चीज़ें नहीं होता है। तो साथियों, जो क्वास्कियोर के मरीज होते हैं उसमें जो है वेट लॉस जो है आपका वो नहीं होता है, ये शामिल नहीं है, वेट लॉस शामिल नहीं है। ओके, समझ गए। ये जो है आपका वेट लॉस यहाँ पे जो है आपके बाकी ये सब जो है आपके शरीर में होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे तीसरा नंबर देखिएगा, क्वास्कियोर से ग्रसित चाइल्ड में सूजन आने का कॉज होता है। मतलब अगर कोई क्वास्कियोर रोग से ग्रसित है तो वैसे बच्चों में जो एडिमा, जो सूजन आता है, उस किस कारण से आता है बताना है। तो पहला नंबर है विटामिन ए की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन सी की कमी। तो कोई बच्चा है उसमें सूजन जो है क्वास्कियोर में किसके कमी के कारण आता है। तो साथियों, प्रोटीन की कमी से क्वास्कियोर होता है और इसी के कमी से जो है सूजन आता है, एडिमा आता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, प्रोटीन सही हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखना है बेरी बेरी से ग्रसित चाइल्ड को क्या प्रिस्क्राइब करना चाहिए। मतलब बेरी बेरी से ग्रसित जो बच्चा है उसको क्या सलाह देना चाहिए कि ये चीज़ें लीजिए। क्या चीज़ें सलाह देनी चाहिए। तो साथियों, सलाह क्या चीज़ देना चाहिए, विटामिन बी लेने का सलाह देना चाहिए। ओके, समझिए यहाँ पे B12 है। ओके, चलिए पाँचवा नंबर है देखिएगा, एडिमा निम्न में से किस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का मेन क्लिनिकल फीचर है। एडिमा मतलब कहा जाए तो ऊतकों में पानी भरना और पानी जब ऊतक में भरता है तो क्या होता है साथियों, सूजन होता है, शरीर में फूलना आता है। ठीक है, तो एडिमा जो होता है वह किस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के मेन क्लिनिकल फीचर है। तो बताना है मरासमस, क्वास्कियोर, ठीक है, मरासमस, क्वास्कियोर, कैंसर या अंडरवेट। इस चार में से किसमें जो है शरीर में जो है सूजन होता है, मेन सूजन का कारण बनता है, कौन सा है बताना है। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो होगा अभी भी ऊपर देखे हैं कि क्वास्कियोर वाले बच्चा में एडिमा होता है प्रोटीन की कमी से, उसी प्रकार से क्वास्कियोर में प्रोटीन होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। ओके, 6 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सी विटामिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सहायक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा, क्या विटामिन ए या बी या सी या डी, इस चारों विटामिन में से कौन सा ऐसे विटामिन है जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करता है। तो इसका राइट आंसर विटामिन डी है। इसी में जो है कैल्सीफेरॉल होता है और ये विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। ओके, चलिए
ये हो गया। 7वां नंबर है, निम्न में से कौन सी विटामिन जो है वाउंड हीलिंग में हेल्पफुल है। मतलब वाउंड हीलिंग मतलब घाव को भरने में मददगार होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इनमें से कौन सा विटामिन है जो आपके घाव को भरने में मदद करता है? समझ गए, बताना है। तो साथियों विटामिन सी जो होता है यह घाव को भरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है, याद रखिएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है, एक प्रेग्नेंट मतलब एक गर्भ अवस्था में वोमेन मतलब महिला को ये डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट, एक महिला को जो प्रेग्नेंट के अवस्था में हो प्रतिदिन कितने कैलोरी का रिक्वायरमेंट होता है तुलनात्मक रूप से नॉन प्रेग्नेंट वोमेन। मतलब एक प्रेग्नेंट वोमेन को तुलना किया जाए एक बिना प्रेग्नेंट वोमेन से, तो प्रेग्नेंट वाले वोमेन को कितना कैलोरी चाहिए बताना है। तो यहाँ पे बताना है ज़्यादा और कम में, तो कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, बराबर चाहिए और कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन समझिए कि एक प्रेग्नेंट वोमेन को कितने कैलोरी डेली रिक्वायरमेंट होती है एक नॉन प्रेग्नेंट वोमेन की तुलना में। ओके, एक नॉन प्रेग्नेंट वोमेन की तुलना में एक प्रेग्नेंट वोमेन को डेली कितने जो है कैलोरी का उपयोग होता है आपको पता होना चाहिए। तो साथियों 8वां का राइट आंसर है कि देखिएगा कम होती है, ज़्यादा होती है, बराबर होती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो एक प्रेग्नेंट वोमेन को जो है ज़्यादा की ज़रूरत होती है कैलोरी की एक नॉर्मल वोमेन की तुलना में। ओके, चलिए 9वां नंबर का प्रश्न देखिएगा, मधु रस का मेन कंपोनेंट क्या होता है। साथियों मधु रस कहा जाए तो जो नहीं गाँव मधु के छत्ता से मिलता है मधुमक्खी से, तो मधु रस का मेन घटक जो है क्या होता है, समझ रहे हैं ना चीज़ को। तो साथियों ग्लूकोज, विटामिन सी, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास है वो विटामिन सी जो है मधु रस का एक मेन कंपोनेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ओके, 10th नंबर का प्रश्न देखिएगा, बॉडी में पाए जाने वाले कैल्शियम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पाया जाता है। मतलब अधिकांश पार्ट जो है कैल्शियम का बॉडी के किस शरीर के किस भाग में पाया जाता है। कैल्शियम का अधिकांश जो है भाग होता है इंटेस्टाइन यानी आंत में, हेयर मतलब बाल में, बोन मतलब हड्डी में, या टीथ मतलब दांत में। कहाँ पाया जाता है? तो साथियों हमारा जो राइट आंसर है ध्यान में रखिएगा कि कैल्शियम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वह हमारे हड्डियों में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है। समझ गए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर की इंसर्शन से पूर्व एनजी ट्यूब नोजोगैसियल ट्यूब की टिप पर लुब्रिकेंट लगाने का उद्देश्य क्या है। मतलब जो ट्यूब है एनजी ट्यूब, इसके ट्यूब के जो टिप होता है जहाँ से जो है हम लोग लगाते हैं अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उसमें लुब्रिकेंट क्यों लगाते हैं, स्नेहक क्यों लगाते हैं। तो स्नेहक इसीलिए लगाते हैं ताकि कोई पेन ना हो और आसानी से प्रवेश कर जाए, इसीलिए ना। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है। यह इंसर्शन को ईजी बनाता है, ठीक है। यह फूड को अधिक से अधिक न्यूट्रिशनल बनाता है। ऐसा करने से एनजी ट्यूब कम लेंथ भी स्टोमक तक पहुंच जाता है। यह केवल साइकोलॉजिकल है। तो इसका राइट आंसर मैंने पहले ही बता दिया कि यह आसानी होता है, लुब्रिकेंट लगाने से यह अंदर प्रवेश आसानी से कर जाता है। ओके, चलिए 12th नंबर देखिएगा कि एनजी ट्यूब को बॉडी के किस पार्ट तक एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है। पहला बताना है एसोफेगस, ड्यूडेनम, स्टोमक, ठीक है, एंड लास्ट वाला है जेजुनम, ठीक है, जेजुनम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो साथियों एनजी ट्यूब को जो है हम लोग जानते हैं कि एनजी ट्यूब को जो है कहाँ तक जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो देखिए ये इसका मतलब होता है नजल गैस्ट्रोटोमी ट्यूब, मतलब नाक के द्वारा फीडिंग कराने वाला जो है होता है, तरल भेजने वाला नाक के द्वारा। इसमें नाक के द्वारा जो है पाइप लगा के और जो है छोटी आंत के ड्यूडेनम तक जो है प्रवेश कराया जाता है उस पाइप को, उस ट्यूब को। समझ गए चीज़ को, चलिए समझ गए। अभी 13 नंबर का देखिएगा, स्टरलाइजेशन का मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है। मतलब कीटाणुनाशन का सबसे अधिक जो है प्रभावित में विधि कौन सा है। बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेविंग, पाश्चराइजेशन। ये चारों तो जो है आपके कीटाणुनाशन है, बट इसमें सबसे जो है प्रभावी कौन सा है। तो समझ लीजिए सबसे प्रभावी जो है वह आपका हॉट एयर ओवन है, शुष्क वायु भट्ठी होता है, ठीक है। तो ये जो है आपके सबसे जो है मोस्ट इफेक्टिव होता है। ओके, 14 नंबर का देखिएगा प्रश्न, सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक बीपी के मध्य का अंतर क्या कहलाता है। मतलब
120 और 80 के बीच का जो अंतर होता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के जो बीच का अंतर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जो है बोलते हैं क्या चीज़, ध्यान में रखिएगा, रखते नहीं हैं, पल्स रेट, समझ गए, नाड़ी दर। ओके चलिए, अब 15 नंबर का यहाँ पे आप लोग देखिएगा, नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल जो पल्स प्रेशर होता है, नाड़ी दर, नाड़ी दबाव कितना होता है? 120 से 40, 80 से 90, 30 से 50, 10 से 20 कितना होता है? तो एक नॉर्मल जो होता है वह 30 से 50 होता है, पल्स दर जो है 30 से 50 होता है, समझ गए, याद रखने का। ओके 60 नंबर का है, देखिएगा 60 नंबर का है आपके कि टेम्परेचर लेने का मोस्ट रिलायबल मेथड क्या है, मतलब टेम्परेचर लेने का सबसे विश्वसनीय विधि कौन सा है? वैजिनल, एक्जिलरी, ठीक है, ओरल और रेक्टल, कौन सा है इसमें सबसे विश्वसनीय विधि जिसके द्वारा तापमान हम ले सकते हैं, कौन सा होता है? तो साथियों इसका सबसे विश्वसनीय जो विधि होता है वह रेक्टल होता है, इसके द्वारा सबसे विश्वासपूर्ण मेथड होता है टेम्परेचर लेने का। ओके याद रखिएगा, ठीक है। 17 नंबर देखिएगा, प्रश्न थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, बट एग्ज़ाम में भी ऐसा प्रश्न आता है। मैं पहले ही कहा हूँ कि इतना आसान में नहीं देता हूँ कि सीधा आप देखें और बता दीजिए, बस वीडियो देखते रहिए और सीखे सिखाए ही आप सीखते रहें तो क्या फ़ायदा, नया नया सीखिए तो मज़ा आएगा। देखिए, एक पेशेंट का टेम्परेचर लेने के बाद दूसरे पेशेंट का टेम्परेचर लेने से पूर्व थर्मामीटर की इतना रेशियो स्ट्रेंट वाले डिटॉल सॉल्यूशन में कितने समय के लिए रखना चाहिए। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर थर्मामीटर को धोने की बात है, साफ़ सफाई करने की बात है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक मरीज को अगर हम थर्मामीटर उपयोग कर लिए हैं तो उसे स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस मरीज का कोई भी इन्फेक्शन, संक्रमण जो है दूसरे व्यक्ति में उससे चेक करने पर न प्रवेश करे, ठीक है। तो इसके लिए जो है क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर लेने के बाद अगर दूसरे पेशेंट का टेम्परेचर लेना है तो उसके टेम्परेचर लेने से पहले थर्मामीटर को जो है स्टरेंथ करते हैं, स्टरलाइज करते हैं डिटॉल के कितने सॉल्यूशन में, इतने रेशियो में कितने देर तक रखेंगे, 2 FE, 4 FE, 3 मिनट और 5 मिनट, ठीक है, कितने देर तक रखेंगे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वह 5 मिनट, इतना के रेशियो में 5 मिनट तक हम जो है डिटॉल के सॉल्यूशन में रखते हैं थर्मामीटर को, उसके बाद दूसरे मरीज को चेक कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है 18 नंबर, टेम्परेचर लेने से पहले जो है थर्मामीटर को किस डायरेक्शन में क्लीन करना चाहिए। मतलब किसी का टेम्परेचर लेने से पहले जो है थर्मामीटर को साफ़ कर रहे हैं तो किस दिशा में जो है साफ़ करना चाहिए, देख लीजिए किस दिशा में, राइट साइड टू लेफ़्ट साइड। मतलब समझ रहे हैं ना कि इधर राइट है इधर लेफ़्ट है, तो जो है कि क्या कर रहा है, राइट साइड से लेफ़्ट साइड, मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ ऐसा करना चाहिए। या फिर बल्ब टू स्टीम, मतलब जो बल्ब पारा है और जो भाप है उसमें उसके साइड करना चाहिए, या लेफ़्ट से राइट में करना चाहिए यानी इधर से इधर करना चाहिए, या स्टेम टू बल्ब, किस साइड करना चाहिए, किस साइड साफ़ करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होता है वह ऑप्शन नंबर सी है, बाएं से दाएं की तरफ साफ करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर है, प्लेसेंटा को एक्सप्लोजन के बाद जो है किस कलर के बिन में डिस्कार्ड किया जाता है। मतलब देखिए प्लेसेंटा जो होता है जो माँ के गर्भाशय और बच्चे के आहार नाभि नाल से लगा होता है, तो जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके नाभि नाल को, प्लेसेंटा को हटाया जाता है। तो हटाने के बाद प्लेसेंटा को किस कलर के जो है डब्बे में, कचरे में जो है रखा जाता है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं कि जो पीला वाला जो होता है, पीले वाले कलर में जो है हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी मानव ऊतक है, जितने भी ब्लड वगैरह लगा हुआ रुई वगैरह है, वो सब के सब जो है हम लोग पीला वाला में रखते हैं। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए एंड लास्ट वाला है, हम लोग को देख लीजिए कि पल्स रेट का मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट क्या है। मतलब नाड़ी दर का जो है सबसे अधिक जो है एक्यूरेट आकलन क्या होता है, ठीक है, कहाँ से जो है हम लोग सबसे अच्छा पल्स रेट ले सकते हैं, किस जगह से। तो देख लीजिए यहाँ पे असेसमेंट ऑफ रेडिकल पल्स, असेसमेंट ऑफ ब्रोंकियल पल्स, ठीक है, उसके बाद असेसमेंट ऑफ है फेमोरल पल्स और असेसमेंट ऑफ एपिकल पल्स। सबसे जो है अच्छा और महत्वपूर्ण जो है असेसमेंट
मेजरमेंट कहाँ पे होता है, एक्यूरेट में कहाँ पे मिलता है पल्स, तो ये डी नंबर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एपिकल जो पल्स होता है, एपिकल पल्स जो है एपिकल जगह से बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझ गए। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे 20 महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, पढ़िए और सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हेल्प कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिलेगा। तो आप सभी के लिए डिटेल्स में जो है हम कंपटीशन का क्लास शुरू कर देंगे। डेली बाय डेली जो है एक नॉलेज के लिए टॉपिक वाइज वीडियो भी लाएंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो, समझ गए। अभी क्यूज देखिए, क्यूज में अगर मदद करेंगे तो ज़रूर हम टॉपिक वाइज भी कंपटीशन के लिए नर्सिंग का क्लास लाएंगे, जहाँ पे हर एक क्लास में हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके, बाकी चलिए मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।